हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी 2020 का फर्स्ट पेपर की ये जीके सीरीज है, जिसमें कि मैंने ये सेकंड वीडियो लेके आया हूँ और इसको मैंने कल ही से स्टार्ट किया है। हर रोज एक नया वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ इस पर, जिसपे कि मैंने 30 क्वेश्चंस हर वीडियो में मैं जीके के फर्स्ट पेपर पर मैंने ये शुरू किए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि पहले कि जो एमपीपीएससी के पेपर्स हुए हैं उससे लिए गए हैं, और साथ ही साथ में कुछ अन्य भी जोड़े गए हैं जो कि नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, जो कि नए कोर्सेस हैं। नया कोर्स अभी एमपीपीएससी 2020 का बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें नए क्वेश्चंस मैंने इसमें जोड़े हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एमपीपीएससी प्री के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी मेरे इन वीडियो को जरूर देखें और लगातार देखें। आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आप ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस लगातार देख पाएंगे। इसी के साथ साथ में मध्य प्रदेश जीके की भी सीरीज मैंने चालू करके रखी है, तो वो भी लगातार चल रही है, तो उसको भी आप जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है मेरा ये 2020 जीके सीरीज के, तो आप इसको लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें आप, लगातार आपको मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करता हूं अगले 30 क्वेश्चंस एमपीपीएससी 2020 के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जीके के फर्स्ट पेपर के में पूछे जाने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में भी पूछे जा चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी मिक्स किए हैं। तो सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस में लेके आऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, और सब कहीं ना कहीं पे एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो ये बताइए, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में, या फिर अरब सागर में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है मृत सागर। सबसे ज्यादा अगर लवणता किसी में पाई जाती है तो वो है मृत सागर में, ठीक है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक लवणता, विश्व में सबसे ज्यादा जो लवणता पाई जाती है वो वान झील में पाई जाती है, ठीक है ना। ये भी अगर क्वेश्चन बने तो आप बिल्कुल इसको आंसर टिक कर सकते हैं इसमें, वान झील, ठीक है ना। इसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। कितनी पाई जाती है इसमें? 330, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट जो कि मैंने आपके सामने रखे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने, गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार, या फिर कृषि प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण में कौन सा नहीं आता? तो वो आता है कृषि प्रदूषण। ये सामाजिक प्रदूषण में नहीं आता, समाज से ये नहीं फैलता है। समाज से जो प्रदूषण फैलता है वो गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार और अन्य जो क्षेत्र जो कि सामाजिक होते हैं वो सामाजिक प्रदूषण कहलाते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण में आता है। अगर कृषि से कोई प्रदूषण हो रहा है तो वो पर्यावरण के प्रदूषण में आता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे सुनामी नहीं आई है। बर्मा, म्यांमार का तटीय क्षेत्र, या फिर गुजरात का तटीय क्षेत्र, या फिर बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर है गुजरात का तटीय क्षेत्र। ये जो है ये सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आता है, यहाँ पर सुनामी नहीं आई थी। सुनामी का जो तटीय प्रभावित क्षेत्र है वो ये बर्मा, बर्मा का जो तटीय क्षेत्र है ये है, और बंगाल की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर सुनामी का प्रभाव पड़ा था। तो ये दोनों सुनामी प्रभावित है। सिर्फ गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है ये सुनामी प्रभावित नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, या अनुच्छेद 17? बताइए किस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली इनको ये सब अधिकार मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग इनको ये सारे अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति व जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति व जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? भूमि निर्वासन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता या फिर धार्मिक कारण? बताएं इसका आंसर क्या है? ये एट्रोसिटी में आता है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्र है उसमें आता है। सिलेबस से हट गया है, लेकिन क्वेश्चंस जरूर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अनुसार बनते हैं, तो इसलिए ये दोनों सिलेबस में शामिल है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसलिए क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताएं? तो इसका आंसर है ऋणग्रस्तता। ठीक है ना? इसलिए आपको ये मत समझे कि ये क्वेश्चन आपका एट्रोसिटी एक्ट में आया है। एट्रोसिटी एक्ट हटा दिया गया है, लेकिन ये आयोग पर है। ठीक है, तो ये बताइए इसका आंसर जो है ऋणग्रस्तता। ठीक है ना? ये अत्याचार के कारण में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, अनुसूचित जाति जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण नियम लागू किया गया था? तो वह है अधिनियम 1989। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया था कि पेड़ पौधे में भी जीवन है? मतलब पेड़ पौधे भी जीवन रहता है उनमें, ये किसने आविष्कार किया था? रॉबर्ट कोच ने, जेसी बोस ने, या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुइस पास्चर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका आंसर है जेसी बोस। जेसी बोस ने इसका आविष्कार किया था कि पेड़ पौधे भी वही जीवन का कार्य करते हैं जो कि एक आम व्यक्ति करता है, वो सारी क्रियाएं उनमें होती है उनके जीवन में। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, सतत विकास का आधार है सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरण दृष्टिकोण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई भी नहीं है जो कि सतत विकास का आधार है। ठीक है ना? तो दिस इज द नॉट द रियल फैक्ट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? काला, पीला, लाल, नीला या फिर ई, ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, ये दोनों ही प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग जो कौन 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 से होते हैं, ये मैं आपको सामने लिखता हूँ। 3 प्राथमिक रंग होते हैं। एक तो होता है लाल, ठीक है ना, एक होता है नीला, ठीक है, और एक होता है हरा। ठीक है ना, लाल, नीला और हरा, ये तीनों के तीनों रंग जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है ना? और जो द्वितीयक रंग होते हैं वो भी आप जान लें, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक जो रंग होते हैं वो होते हैं पीला रंग। ठीक है ना? जो पीला रंग होता है वो द्वितीयक रंग होता है, और काला रंग, ये दोनों रंग द्वितीयक रंग होते हैं। यानी कि ये दोनों जो रंग हैं ये द्वितीयक रंग है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये द्वितीयक रंग है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ये प्राथमिक रंग नहीं है, ये द्वितीयक रंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, बाइनरी भाषा कितने अंक की बनी है? 2, 3, 4 या 16? कितने अंकों की बनी है बाइनरी भाषा? तो वो है ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2 अंकों की बनी हुई है, जो कि है 0 एंड 1। ठीक है ना? तो 2 अंकों की बनी है ये, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाइनरी 0 और 1 में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा और सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर नोटबुक? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है, जो सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है और सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सुपर जो कंप्यूटर होते हैं ये, इसके जो प्रोसेसर्स होते हैं ये पैरेलल लगे रहते हैं। ठीक है ना? जो चिप होती है, ठीक है ना, आईसी चिप, ये पैरेलल लगी होती है, इस कारण से ये बहुत तेज होते हैं और तेज फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। और एक सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, ठीक है ना, वो होती है 400 से लेकर 10,000 MIPS तक होती है। ये इसकी यूनिट है, इसको आपको याद रखना है। एक सुपर कंप्यूटर की इतनी स्पीड होती है। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग। ठीक है ना? फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी, और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को
अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं। और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी। और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं? तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यह 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है? तो आप अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जहां आपको आपके पेज के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक बाइट कितने बिट्स के होते हैं? 2, 8, 10 या फिर 16? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 8। एक बाइट 8 बिट का होता है, 8 बिट। 8 बिट इक्वल टू
8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और जो 1 बाइट होता है, वो कितना होता है? 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। ठीक है ना, किलोबाइट होता है, बाइट के बाद में फिर किलोबाइट आता है, फिर आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में फिर क्या आता है? गीगाबाइट, फिर क्या आता है? टेराबाइट। ठीक है ना, तो ये अगर अपन 1111 करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा 1024 KB यहाँ आ जाएगा, फिर 1024 MB यहाँ पे आ जाएगा, MB। ठीक है ना, ऐसे बदलता जाएगा, और ये 1024 GB यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए बदला ना अपने को, ये यहाँ पर 104 आ गया, ये KB जो है वो यहाँ आ गया, ये MB यहाँ आ गया, ये GB यहाँ आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, और 1024 GB इक्वल टू 1 TB। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें न्यूनतम मेमोरी की साइज की इकाई चुनना है अपने को, सबसे न्यूनतम मेमोरी। मैंने अभी आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है, तो ये अपन को ढूंढना है। तो सबसे कम मेमोरी कौन सी है इसमें? सबसे कम मेमोरी है केबी की। देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, केबी मतलब कितना? 8 बिट। मैंने अभी बताया, फिर से रिपीट कर देते हैं, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है ना, और 1024, ठीक है ना, बाइट इक्वल टू कितना होता है? 1 KB होता है। ठीक है, 1 KB होता है, यानी कि सबसे छोटी बाइट अगर इसमें कोई है तो क्या है? KB है यहाँ पर, तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1024 KB जैसी कर लेंगे तो ये 1 MB हो जाएगा, यानी कि ये सेकंड नंबर की ये आ जाएगी, फिर GB आएगी, फिर TB आएगी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे न्यूनतम अगर कोई साइज की इकाई यहाँ पर है तो वो KB है, और इससे छोटी की इकाई जो होती है वो बाइट होती है। ठीक है ना, अगर इसके ऊपर होती बाइट तो बाइट सबसे छोटी इकाई होती है, और उससे ऊपर होती बिट। ठीक है ना, सबसे छोटी मेमोरी की इकाई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर आउटपुटिंग? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वाला कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, बाकी कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट भी देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुपर जो कंप्यूटर है उसके जनक कौन कहलाता है? रघुनाथ मोसलेकर मोसेलकर या फिर विजय भाटकर, जयंत नालिकर्ण या फिर नंदन नीलेकणी? तो इसका सही उत्तर है विजय भाटकर। ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है ना, पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो किसने बनवाया था? सीडेक ने। जो सीडेक ग्रुप है उसने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, C++, जावा या फिर पेंट ब्रश? तो इसमें से कंप्यूटर की भाषा लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो वो है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश ये भाषा नहीं है, ये कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक एप्लीकेशन है। दिस इज ओनली द एप्लीकेशन ऑफ द विंडो सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, पेंट ब्रश। बाकी बेसिक एक भाषा है, C++ एक लैंग्वेज है, और जावा एक लैंग्वेज है। तो दोस्तों कंप्यूटर के रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं MPPSC में। हर वर्ष 10 कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कंप्यूटर पे आप बिल्कुल कमांड कर लीजिए। ये 10 क्वेश्चंस आपके 100% सही जाने चाहिए। ठीक है ना, बड़े अच्छे स्कोरिंग वाला ये ग्रुप है। सिंपल छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजीली आप इनको थोड़ा सा पढ़ के आंसर दे सकते हैं। इसलिए जितने क्वेश्चंस मैं आपके सामने बता रहा हूँ इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेले गए? रियो डी जेनेरियो, ग्लासगो, एथेंस या फिर डरमन? तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है रियो डे जेनेरियो। ठीक है ना, यहाँ पर 2016 के ओलंपिक
खेले गए थे और इसके बाद में जो 2020 के ओलंपिक होने थे वो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था। कोविड के कारण वो ओलंपिक आगे एक्सटेंड कर दिए गए, ठीक है ना। और ये 31वें, ठीक है ना, ये जो थे ये 31वें ग्रीष्म ओलंपिक थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ग्रीष्म यानी कि गर्मी वाले ये ओलंपिक थे जो ब्राजील के, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ब्राजील में है ये भी आपको याद रखना है। ये ब्राजील में है और ब्राजील में खेले गए थे री डिजेनेरियो में 2016 में। और अगले ओलंपिक 2020 में खेले जाने थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और कहाँ खेले जाने थे ये जापान के टोक्यो में खेले जाने थे, लेकिन ये खेल नहीं हो पाया क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड-19 के कारण ये पूरे के पूरे ओलंपिक स्थगित कर दिए गए, आगे बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और ये कौन से थे ये 31वें थे और ये 32वें ओलंपिक गेम्स थे ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए कंप्यूटर पे आया दोबारा क्वेश्चन ये। कंप्यूटर जहां एसेसरीज जोड़ी जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पोर्ट, रिंग, बस या फिर जिप। कहाँ जोड़ी जाती है कंप्यूटर में एसेसरीज? तो वो जोड़ी जाती है पोर्ट पर। तो पोर्ट इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर के बैक साइड में कुछ बॉक्स टाइप के होते हैं, यहाँ पे कि अपन कभी कीबोर्ड जोड़ देते हैं, तो कोई माउस जोड़ देते हैं, जॉयस्टिक बटन जोड़ देते हैं, या फिर कोई भी एक पार्ट जोड़ते हैं, उसको पोर्ट कहते हैं। तो कोई भी एसेसरीज, कोई भी पैराफेरल अगर जोड़ा जाता है तो उसको पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, क्या होता है वो? गृह पृष्ठ होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, प्रथम पृष्ठ होता है या फिर पादुका पृष्ठ होता है? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं गृह पृष्ठ यानी कि होम पेज। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गृह बोलते हैं होम को, और पृष्ठ को क्या बोलते हैं? पेज। तो इसको बोलते हैं होम पेज, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित के किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, चेस या टेबल टेनिस? तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्रिकेट। संध्या अग्रवाल महिला क्रिकेट जो टीम है उसकी ये खिलाड़ी है भारतीय, और ये मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं ये और क्रिकेट खेलती हैं ये संध्या अग्रवाल। अगला क्वेश्चन आ गया, 2015 का विंबलडन चैंपियनशिप में जो पुरुष एकल के विजेता थे वो कौन थे? फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या फिर एंडी मैरे? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है बी। 2015 की जो विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें कि एकल पुरुष का जो खिताब था वो नोवाक जोकोविक ने जीता था, ठीक है ना। और इन्होंने किसको हराया था? कौन थे जिसके साथ में इन्होंने फाइनल खेला था? तो वो थे रोजर फेडरर, ठीक है ना। ऊपर जो लिखा हुआ है यही थे रोजर फेडरर, इनको हराया था रोजर फेडरर, फेडरर को हराया था। और इनको 7-6, 6-7, 6-4 और 6-3 के गेम में इन्होंने इनको हरा दिया था, ठीक है ना। और ये विजेता बने थे 2015 के विंबलडन चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको बिल्कुल इसको स्पोर्ट्स को भी याद रखना है। करंट्स के स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो लगातार मेरी सीरीज को देखते रहें। सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करें और साथ में सीरीज को शेयर भी करते रहें, ठीक है। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार सीरीज को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश जो क्रिकेट संघ है उसका मुख्यालय इसमें बताया है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। इंदौर में है मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? एक ही टेस्ट हुआ था जिसमें कि उन्होंने 16 विकेट लिए थे। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो कौन सा आंसर इसका सही है? तो इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज टीम के विरुद्ध उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए जितनी भी डेज हैं उनको आपको याद कर लेना है क्योंकि डेज पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 जुलाई, 20 सितंबर या 29 सितंबर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो 29 अगस्त इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये किसकी मेमोरी में, किसकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है? तो वो है हॉकी के जादूगर। जो हॉकी के जादूगर हैं वो कौन है?
ध्यानचंद। ध्यानचंद की मेमोरी में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। ध्यानचंद की स्मृति में ये राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसने कि ओलंपिक में पहली बार हॉकी ने जो गोल्ड मेडल जीता था, वो ध्यानचंद ने उस खेल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 7, 8 या फिर 6? तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका सही आंसर है ए, 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो टीम में। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मानव अधिकार आयोग का होता है ये। ये अधिनियम 1993 में लागू हुआ था और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण करना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, या फिर राज्य मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऊपर के ये तीनों जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल सही है, यही इनका उद्देश्य है, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना और मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, यानी कि राज्य में, केंद्र में और उनके अधिकारों का संरक्षण करना, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ, किस शहर में स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर जबलपुर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है ऐशबाग स्टेडियम और ये हॉकी का स्टेडियम है, ठीक है। हॉकी खेली जाती है इस पे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू हुआ था? 28 सितंबर 1993, 25 अक्टूबर 1993, 17 नवंबर 1993 या 31 दिसंबर 1993? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका ए इसका सही उत्तर है। 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन किया था? भीमा नायक, कोंडू या फिर गंजन सिंह या बिरसा? तो इसका सही उत्तर है भीमा नायक। भीमा नायक के नेतृत्व में ये आदिवासियों ने ब्रिटिश के विरुद्ध ये आंदोलन किया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण जो अध्यादेश है संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 या फिर अनुच्छेद 127 के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये जो मानव संरक्षण का अध्यादेश है वो संविधान के 123वें अनुच्छेद में ये जारी किया गया था, जो कि 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था ये 1993 में? 28 सितंबर, ठीक है ना। अभी पिछला क्वेश्चन में ना 28 सितंबर 1993 में ये अध्यादेश लागू किया गया था। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए उपयोगी हैं। और जो पाठ्यक्रम आया 2020 उसके अनुसार मैं ये पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करते हुए चलें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपीयर होना चाहते हैं, जो कि इसका पेपर 11 अप्रैल को है, ठीक है ना। तो बहुत कम दिन बचे हैं, लगातार इसकी तैयारी में लगे रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी है उसकी जीके का पूरा पार्ट में लगातार रोज एक वीडियो जिसमें कि मैं 30 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपको मिलेंगे। और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के मिक्सअप क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिए और लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए। प्ले लिस्ट से आप सारे के सारे वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश जीके के भी वीडियो है, हिस्ट्री पे भी वीडियो मिलेंगे, ज्योग्राफी पे भी मिलेंगे, आपको पॉलिटी पे भी मिलेंगे और संवैधानिक व्यवस्था पे भी आपको एमपीपीएससी मिलने वाला है। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टडी कॉन्सेप्ट। इसी के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने आऊंगा एमपीपीएससी 2020 का, जिसमें कि आपको अगले 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके साथ में अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।